नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दौड़ की जो मसालों से शुरू हुई और जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। कैसे यूरोपीय कंपनियां यहाँ आईं, चलिए जानते हैं। तो सवाल ये है कि मसालों की एक मामूली सी खोज एक ग्लोबल एम्पायर की नींव कैसे रख सकती है। ये कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन की, कि कैसे व्यापार की चाहत धीरे धीरे सत्ता की भूख में बदल गई। सोचिए, 15वीं सदी का यूरोप, जहां काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये सब मसाले सोने चांदी के भाव बिकते थे। पर एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, जमीन के रास्ते पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हो गया था। तो जब तक ये मसाले यूरोप पहुंचते, उनकी कीमत आसमान छूने लगती थी। तो अब सवाल ये था कि इस ब्लॉकेज को बाईपास कैसे किया जाए, और जवाब मिला समंदर में। वास्को डी गामा जैसे एक्सप्लोरर्स ने एक बहुत ही रिस्की रास्ता चुना, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर सीधा भारत पहुंचना। और जानते हैं इस रेस में सबसे पहले कौन जीता? पुर्तगाली। चलिए देखते हैं उन्होंने इंडिया में अपनी पकड़ कैसे जमाई। और ये सब बहुत तेजी से हुआ। आप देखिए 1498 में वास्को दी गामा आता है और सिर्फ 12 साल के अंदर पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री भी लग जाती है और गोवा जैसा इंपॉर्टेंट पोर्ट भी उनके कब्जे में आ जाता है। अब इनकी जो शुरुआती स्ट्रैटेजी थी ना, वो बड़ी कमाल की थी। इसे कहते थे ब्लू वाटर पॉलिसी। मतलब फंडा एकदम सिंपल था, जमीन पर किले बनाने से अच्छा है समंदर पर कब्जा कर लो। अगर इंडियन ओशन आपके कंट्रोल में है तो ट्रेड तो अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये मोनोपोली, ये एकाधिकार ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। जाहिर है जब इतना मुनाफा हो तो रेस में नए खिलाड़ी तो आएंगे ही। तो पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर अंग्रेज, डेनिश और फिर फ्रांसीसी। मतलब पूरा इंडियन ओशन एक तरह का बैटल ग्राउंड बन गया था, एक व्यापार का अखाड़ा जहां हर कोई अपनी धाक जमाना चाहता था। और पुर्तगालियों के लिए जो सबसे बड़े चैलेंजर बनकर उभरे वो थे ये दो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप देखिए दोनों लगभग एक ही टाइम पर बनी थीं और आते ही दोनों ने अपनी अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि दोनों की नज़रें एक ही जगह पर थीं, सूरत और मसूलीपट्टनम। क्यों? क्योंकि ये उस वक्त के सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे। तो अब ये एक तरह का ट्रायंगुलर फाइट बन गया था और इस लड़ाई में धीरे धीरे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाजी मारनी शुरू कर दी। पर सवाल यह है कि कैसे? तो देखिए शुरुआत हुई डिप्लोमेसी से। 1609 में कैप्टन हॉकिंस पहुंचे मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में। जहांगीर उनसे इम्प्रेस तो हुए, उन्हें 400 का मनसब भी दिया, मतलब एक हाई रैंकिंग पोजीशन। लेकिन पुर्तगालियों का इतना प्रेशर था कि ट्रेड की पूरी इजाजत नहीं मिली। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अंग्रेजों को ये बात समझ आ गई कि मुगल दरबार में रिस्पेक्ट पाना है तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, पावर दिखानी पड़ेगी। और ये मौका मिला 1612 में। सूरत के पास स्वाली में एक नेवल बैटल हुई और सब हैरान रह गए जब अंग्रेजों के छोटे से बेड़े ने पुर्तगालियों की एक बड़ी सी नौसेना को हरा दिया। इस एक जीत ने पुर्तगालियों के इनविंसिबल होने का, अजेय होने का पूरा मिथ्स तोड़ दिया। अब ये था टर्निंग पॉइंट। इस जीत ने मुगल बादशाह जहांगीर को बहुत इम्प्रेस किया। उन्हें लगा कि समुद्र में पुर्तगालियों से ज्यादा अंग्रेज एक पावरफुल और रिलायबल पार्टनर साबित हो सकते हैं। और इस पार्टनरशिप की कीमत यकीन करना मुश्किल है। बंगाल जैसे रिच सूबे में टैक्स फ्री ट्रेड करने के बदले अंग्रेजों को देने थे सिर्फ 3000 रुपए सालाना। जी हाँ, सिर्फ 3000। और ये सब कुछ ऑफिशियल हो गया 1717 में, जब बादशाह फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया। इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने कंपनी को बंगाल और सूरत में टैक्स फ्री ट्रेड के लीगल राइट्स दे दिए। अब उनके पास अपने यूरोपियन राइवल्स के मुकाबले एक ऐसी अनफेयर एडवांटेज थी जिसे कोई मैच नहीं कर सकता था। तो एक तरफ अंग्रेज अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, पर बाकियों का क्या हुआ? खासकर उन पुर्तगालियों का जिन्होंने ये पूरी रेस शुरू की थी। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, पुर्तगालियों के डिक्लाइन के पीछे कई वजहें थीं। एक तो उनकी नेवी अंग्रेजों के आगे टिक नहीं पाई। दूसरा, उनकी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की पॉलिसीज ने लोकल राजाओं को उनसे दूर कर दिया। और फिर जब उन्हें ब्राजील मिल गया तो उनका ध्यान इंडिया से हटकर उधर चला गया। और बस इसी तरह
एक एक करके अपने सारे राइवल्स को साइडलाइन करते हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सबसे डोमिनेंट यूरोपियन पावर बन गई। जो दौड़ मसालों के लिए शुरू हुई थी वो अब पूरी तरह से सत्ता की दौड़ बन चुकी थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस कहानी का अगला चैप्टर तय करेगा। क्या होता है जब एक ट्रेडिंग कंपनी इतनी पावरफुल हो जाए कि वो उस देश की सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर बन जाए? इसका अंजाम क्या होता है? खैर, इसका जवाब हमें इतिहास में आगे मिलता है।